नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इस पर लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के ऊपर, कुछ अति महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के प्रश्नों पर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। देखिए अधिगम विकलांगता जिसमें हम क्या लिखने के अंदर एक किसी बच्चे को, एक बालक को कठिनाई होती है, उसको क्या कहा जाता है। एक विकार होता है, ठीक है, एक विकार होता है जो लिखने से संबंधित होता है। उस विकार को क्या कहते हैं हम, उस विकार को कहते हैं दोस्तों, उस विकार को कहते हैं हम डिस्ग्राफिया। क्या कहते हैं उसे, डिस्ग्राफिया। यानी डिस्ग्राफिया जो विकार है वो लिखने से संबंधित होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि ये बच्चे जो होते हैं इसके अंदर पेंसिल का पकड़ना, कलम का ज़ोर से पकड़ना या अटपटे ढंग से पकड़ना, इस प्रकार के उसके विकार हमें बच्चे के अंदर नज़र आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो है हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि, सॉरी यहाँ पे सुझाई होगा, सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कई प्रकार के क्या हैं, प्रकार हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत के अंदर बुद्धि के अनेकों प्रकार बताए, उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार बताए। उन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं होकर क्या है, भिन्न भिन्न प्रकारों में बुद्धि का क्या है, अस्तित्व है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। यानी कि जितने भी हमारी बुद्धि की योग्यताएं जो होती है हमारे अंदर, जो जितने भी तत्व हैं हमारे शरीर के अंदर बुद्धि के, वो सभी तत्व क्या है, एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और किसी भी समस्या को खोजने के लिए क्या हो, किसी समस्या को हल करने के लिए क्या करते हैं हम, भिन्न भिन्न प्रकार की जो बुद्धियाँ जो है उनकी आपस में क्या कराते हैं हम, अंतःक्रिया के साथ कार्य वो करती है। जितने भी हमारे बुद्धि के तत्व है वो क्या है, समस्या हल करने के दौरान क्या करते हैं, अलग अलग रूप में क्या करते हैं, समस्यात्मक रूप से क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने बुद्धि के कुल 8 प्रकार बताए थे, और जो इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसमें उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की कौन सी श्रेणी, बुद्धि को इसने कौन से श्रेणी में रखा था हार्वर्ड गार्डनर ने। तो देखिए बुद्धि को जिस श्रेणी में रखा था उस श्रेणी का नाम क्या है, उस श्रेणी का नाम क्या होगा, प्रकृतिवादी बुद्धि। यानी कि बुद्धि को प्रकृतिवादी बुद्धि के रूप में सुझाया था किसने, हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो देखिए, वो है मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छद रहता है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है, ईगो इड पर आच्छद रहता है। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दबाव। क्या रहेगा, दबाव। यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, दबाव में क्या रहता है, जो ईगो होती है हमारी वो इड पर क्या रहती है, आच्छद रहती है या दबाव के रूप में रहती है। ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। यानी कि ये दो व्यक्तित्व की क्या है, प्रकार है, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व, एक होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ये दोनों जो प्रकार हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे, तो ये दोनों जो प्रकार हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे, वो दिए गए थे आइजेंक के द्वारा। किसके द्वारा दिए गए थे, आइजेंक के द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा दिए गए थे, आइजेंक के द्वारा। देखिए आइजेंक ने 2 प्रकार दिए थे, एक तो था अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब अकेलापन, यानी कि व्यक्ति क्या रहता है, अकेला रहता है, अकेला रहना उसे पसंद रहता है। और बहिर्मुखी के अंदर क्या होता है, बहिर्मुखी में व्यक्ति क्या होता है, सामाजिक होता है, समाज में रहना पसंद करता है, सामाजिक होता है। व्यक्ति कैसा होता है, सामाजिक होता है। तो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के अंदर क्या है, व्यक्ति
के जो 2 प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के, वो एस हाइजेक ने बताए थे। किसने बताए थे? एक्स हाइजेक ने बताए थे। तो दोस्तों चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? बाह्य प्रेरणा अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा क्या है हमारी? अपने आप में क्या है? एक अंत होता है। क्या होता है? अपने आप में एक अंत होता है। अपने आप में क्या होता है? एक अंत होता है, ठीक है ना। क्योंकि बाहरी प्रेरणा क्या है? एक अंत की क्या है? युक्ति है। तो आंतरिक प्रेरणा क्या है हमारी? अपने आप में एक अंत होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए क्या है इसका आंसर, क्या होगा? देखिए ध्यान से देखिए, इसका आंसर क्या होगा? एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दिमागी आरोग्यता, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, कहलाता है। क्या कहलाता है? एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, तो क्या कहलाता है? देखिए इसमें एक शब्द आया समायोजन। तो देखिए समायोजन क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि समायोजन होता क्या है। देखिए समायोजन का तात्पर्य क्या है? समायोजन का तात्पर्य है परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को, जो हमारी विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने की व्यवहार संबंधी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? समायोजन कहते हैं, ठीक है ना। समायोजन जो है ना, वो हमारी अधिगम की एक प्रक्रिया होती है। समायोजन क्या होती है? हमारी अधिगम की एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? और समायोजन क्या है? एक सतत प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति वातावरण में उचित तालमेल स्थापित करता है, यह है समायोजन। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा परिमेयकरण। क्या होगा? परिमेयकरण। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला प्रश्न है हमारा वो क्या है? स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। क्या करती है? स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। वह पहलू किस श्रेणी से संबंधित है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सामाजिक कारक। देखिए किस प्रकार? देखिए जीवन के प्रारंभिक वर्षों के अंदर क्या होता है? अभिवृत्ति निर्माण करने में माता पिता और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि कोई भी अभिव्यक्ति, यानी कि जो भी हम इच्छा होती है वो उसे व्यक्त करने के लिए जो हमारे माता पिता होते हैं वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु जब बालक विद्यालय में जाता है, विद्यालय प्रवेश में जाता है, तो अभिव्यक्ति निर्माण करने के लिए एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बनाता है वहाँ पर वो, ठीक है, जिसमें परिवार और विद्यालय में अभिवृत्तियों का अधिगम, और आमतौर पर हम देखें तो जिसमें पुरस्कार भी होता है, दंड भी होता है, प्रतिरूपण माध्यम से होता है। यानी स्कूल में संगठनात्मक स्थापना एक सामाजिक समूह को बनाती है। यानी कि काफ़ी सारे बच्चों के बीच में रहकर बच्चा जो है वो सामाजिक समूह का पालन करते हुए अपने अभिवृत्ति को क्या करता है? व्यक्त करता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है?
तो देखिए निम्न में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? समायोजन कब होता है? समायोजन होता है क्या है? विपरीत परिस्थितियों के अंदर। अभी मैंने बताया कि क्या होता है समायोजन। समायोजन होता कब होता है हमारा? विपरीत परिस्थितियों के अंदर, यानी कि आवश्यकताओं को संतुलित व्यवहार करने के लिए क्या करते हैं हम? विरोधी आवश्यकताएं जो होती है ना हमारी, विरोधी आवश्यकताएं क्या पैदा करेगी? विरोधी आवश्यकताएं क्या पैदा करेगी? चिंता व्यक्त करेगी ना आपके ऊपर, भय बनाएगी, और उन भय वाली जो आपकी जो व्यवहार है, आवश्यकताएं हैं, उनके साथ में आपको क्या करना है? संबंधी संतुलित प्रक्रिया करनी है, तो उसे हम समायोजन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूरोटिक, भय और चिंता से मुक्त। ठीक है ना। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है 2017 के अंदर, ये एग्ज़ाम के अंदर, रीट के अंदर। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुँह में रखने से लार टपकाता है। क्या होगा इसका? पावलोव के प्रयोग, पावलोव ने क्या प्रयोग दिया था? अनुकूलन उद्दीपक का प्रयोग सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, अनुबंधन का सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं। तो इस सिद्धांत के अंदर हुआ क्या था कि कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुँह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, इस संवर्ती को कहा जाता है। इस संवर्ती को क्या कहते हैं हम? अनुकूलित उत्तेजना कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? अनुकूलित उत्तेजना कहते हैं। ठीक है ना, कि मुँह से लार टपकाना पहले ही प्रारंभ कर देता है, भोजन मिलने से पहले ही मुँह से लार का आना क्या है? अनुकूलित उत्तेजना है। सीधी सी बात ये है इस सिद्धांत के। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन हैं 10। आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे ये प्रश्न। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।